हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डिसेंट गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा के लिए नया परिवर्तित सिलेबस आया है, तो उसी परिवर्तित सिलेबस के अनुसार मेरी पिछली क्लास ग्रामीण प्रवेश से थी। तो ग्रामीण प्रवेश का जो मेरा पहला टॉपिक था राजस्व विभाग, तो राजस्व विभाग के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से चर्चा करने की कोशिश की थी। तो उसी टॉपिक में जो मैंने राजस्व विभाग के अंतर्गत 5 विभागाध्यक्ष आते हैं, उन पांचों विभागाध्यक्ष के बारे में जाना था और उनमें से जो 2 विभागाध्यक्ष राजस्व परिषद और उसके बाद में चकबंदी विभाग के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा था। तो आज की क्लास हमारी शुरुआत होगी चकबंदी विभाग के बाद में जो राहत विभाग आता है, राहत विभाग से आज की क्लास मेरी शुरू होगी। तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक राहत विभाग से शुरू। राहत विभाग, राहत विभाग का कार्य क्या होता है? प्राकृतिक आपदाओं, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं से मानव को राहत प्रदान करना ही राहत विभाग का कार्य है। वो आपदाएं जैसे कि मैंने माना बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, आग हो गई या भूकंप, ये इसी तरह की जो भी आपदाएं होती हैं, इन आपदाओं से मानव को राहत पहुंचाना, मानव या व्यक्ति को राहत पहुंचाना ही राहत विभाग का कार्य है। तो हम इसके बारे में अब जानते हैं कि इसके जो प्रमुख अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले प्रदेश सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? प्रदेश सर्वोच्च अधिकारी होता है राहत आयुक्त। राहत आयुक्त, राहत आयुक्त, राहत आयुक्त के बाद में मंडलायुक्त, राहत आयुक्त के बाद में मंडलायुक्त, मंडला आयुक्त के बाद में आते हैं जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के बाद में एसडीएम, जिलाधिकारी के बाद में एसडीएम आते हैं। तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता है राहत आयुक्त, राहत आयुक्त के बाद में मंडलायुक्त, मंडलायुक्त के बाद में जिलाधिकारी, जिलाधिकारी के बाद में एसडीएम। और जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि मैंने माना बाढ़, बाढ़ कहाँ पे आती है? बाढ़ आती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आती है, पूर्वी क्षेत्र में बाढ़ आती है। और भूकंप पश्चिमी क्षेत्र में, भूकंप कहाँ आता है? पश्चिमी क्षेत्र में आता है भूकंप। भूकंप पश्चिमी क्षेत्र में अधिकतर देखने को मिलता है। उसके बाद में जो सूखा की बात करते हैं, सूखा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में अधिक देखने को मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में। और इसके बाद में हम बात करें तो आगजनी, आगजनी ये पूरे क्षेत्र में कहीं पे भी आ सकती है, आती है, मतलब कि इसका कोई एक निर्धारित क्षेत्र नहीं है। तो आज हमने राहत विभाग के अंतर्गत उसके जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके बारे में जाना है। अब राहत विभाग के बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद का जो विभाग अध्यक्ष है उसके बारे में बात करते हैं निदेशक भूमि अध्यापति। हमने देखने को मिला है कि निदेशक भूमि अध्यापति से कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद में प्रमुख संपादक के बारे में, प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर के बारे में बात करेंगे। प्रमुख संपादक या जिला गजेटियर, गजेटियर विभाग की बात करेंगे।
गजेटियर विभाग। गजेटियर विभाग का कार्य क्या होता है? प्रदेश के अंतर्गत जिले की जितनी भी आवश्यक जानकारी होती हैं, उन आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करना और उनका लेखा जोखा तैयार रखना ही गजेटियर विभाग का कार्य होता है। क्या? जिले की आवश्यक जानकारियों को इकट्ठा करना और उनका लेखा जोखा रखना गजेटियर विभाग का कार्य होता है। तो इसका प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? प्रमुख कार्यालय लखनऊ में है। प्रमुख कहाँ पे है? लखनऊ में है। प्रमुख कार्यालय लखनऊ में है। और इसके जो सबसे बड़ा पद कौन होता है? सबसे बड़ा पद होता है प्रमुख संपादक। कौन होता है? प्रमुख संपादक। प्रमुख संपादक। प्रमुख संपादक क्या होता है? गजेटियर विभाग का प्रमुख होता है। गजेटियर विभाग का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख संपादक होता है। और जिसके अंतर्गत कौन आता है? जिसके अंतर्गत जिला गजेटियर आता है। कौन आता है? जिला गजेटियर। जिला गजेटियर। जिला गजेटियर। और जिला गजेटियर का हमारे प्रदेश में 1957 में, कब? 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना हुई थी। प्रदेश में गजेटियर विभाग की स्थापना, गजेटियर विभाग की स्थापना, विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957 में गजेटियर विभाग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? गजेटियर विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी, जिसका प्रमुख कार्यालय लखनऊ में है। और इसके गजेटियर विभाग का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख संपादक होता है, जिसके बाद में जिला गजेटियर आते हैं। अब हम इसके बाद में हम बात करेंगे हमारे चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल के बारे में। किसके? चकबंदी और राजस्व लेखपाल के बारे में अब हम बात करेंगे। हमने क्या जाना है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले 5 विभागाध्यक्ष और उन 5 विभागाध्यक्ष के कार्यों को जाना है, और उन विभाग के जो प्रमुख अध्यक्ष होता है, उन प्रमुख अध्यक्ष के बारे में भी जाना है। तो अब हम बात करते हैं चकबंदी लेखपाल के बारे में। किसके? चकबंदी लेखपाल के बारे में अब हम बात करेंगे। चकबंदी लेखपाल। चकबंदी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर चकबंदी होता क्या है। चकबंदी का कार्य क्या होता है? किसानों की बिखरी हुई जोतों, किसानों की बिखरी हुई भूमि को एक जगह प्रदान करना। जैसे कि किसान के कई सारे छोटे छोटे खेत कई अन्य भिन्न भिन्न जगह पे हैं, तो उन सभी खेतों को किसान को एक जगह प्रदान करना ही चकबंदी विभाग का कार्य होता है। और ये कार्य, चकबंदी विभाग का कार्य कल्याणकारी कार्य होता है। मीन्स चकबंदी कार्य से सरकार को किसी भी प्रकार का मुनाफा या फायदा नहीं होता है। ये किसानों के फायदे के लिए ये कल्याणकारी कार्य किया जाता है। चकबंदी विभाग का कार्य क्या है? किसानों की बिखरी हुई भूमि, किसानों की बिखरी जोतों को एक जगह प्रदान करना।
एक जगह प्रदान करना। क्या है? एक जगह प्रदान करना। और ये चकबंदी कार्य, यह योजना एक कल्याणकारी योजना है। चकबंदी योजना एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना कैसी योजना है? यह योजना प्रदेश की कल्याणकारी योजना है। प्रदेश की कल्याणकारी से मतलब कि इससे सरकार को किसी भी प्रकार का मुनाफा नहीं होता है। यह सिर्फ किसानों के फायदे के लिए, किसानों के आराम के लिए यह योजना चलाई गई थी। कल्याणकारी योजना है। और चकबंदी विभाग का जो प्रमुख होता है, चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी विभाग प्रमुख चकबंदी विभाग प्रमुख कौन होता है? चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी विभाग प्रमुख चकबंदी आयुक्त होता है। चकबंदी आयुक्त। ये क्या? ये हो गई बात प्रदेश स्तर की। और लेकिन जिला स्तर पर उप संचालक चकबंदी होता है। जिला स्तर पर कौन होता है? जिला स्तर पर उप संचालक चकबंदी। उप संचालक चकबंदी। प्रदेश स्तर पर चकबंदी विभाग का प्रमुख चकबंदी आयुक्त, जिला स्तर पर उप संचालक चकबंदी होता है। चकबंदी विभाग में जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में बना था। चकबंदी विभाग का जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में बना था। और इसी अधिनियम के तहत चकबंदी 2 जगह पर प्रारंभ हुई थी। कब? 1954 में। तो जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में बना था। कब? 1953 में। और इसके बाद में 1954 में प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत चकबंदी की शुरुआत प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुई। चकबंदी की शुरुआत कब हुई थी? प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुई थी। और ये चकबंदी कहाँ कहाँ पर हुई थी? मुसाफिर खाना और कैराना। कहाँ कहाँ पर? मुसाफिर खाना व कैराना। प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत 1954 में हुई थी। और जिसमें से मुसाफिर खाना और कैराना में हुई थी। मुसाफिर खाना उस समय सुल्तानपुर में पड़ता था। कहाँ पे? मुसाफिर खाना उस समय सुल्तानपुर में पड़ता था। सुल्तानपुर। लेकिन वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में अमेठी में पड़ता है। और ये जो कैराना था, कैराना उस समय मुजफ्फरनगर में, लेकिन वर्तमान में ये शामली में पड़ता है। कहाँ पे था? मुजफ्फरनगर में
मुजफ्फरनगर, वर्तमान में ये शामली में पड़ता है। कहाँ पे? शामली, वर्तमान में शामली में पड़ता है। और इसके बाद में 1900 पहले क्या 1954 में सिर्फ 2 जगह पर चकबंदी का प्रारंभ हुआ था, लेकिन 1958 में पूरे प्रदेश में चकबंदी का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? पूरे प्रदेश में चकबंदी का कार्य 1958 में किया गया था। पूरे प्रदेश में चकबंदी का कार्य प्रारंभ कब किया गया था? चकबंदी का कार्य प्रारंभ किया गया था कब? 1958 में। 1958 में कब? पूरे प्रदेश में चकबंदी का कार्य 1958 में प्रारंभ किया गया था। और चकबंदी को करने के लिए प्रदेश को क्वेश्चन आता है कि चकबंदी करने के लिए प्रदेश को किस में विभाजित किया जाता है? जिले में, तहसील में या मंडल में? तो इसका आंसर क्या है? चकबंदी को करने के लिए प्रदेश को कटक में विभाजित किया जाता है। चकबंदी के लिए प्रदेश को किसमें? कटक में विभाजित किया जाता है। इसको अलग ही लिख देते हैं। चकबंदी को करने के लिए चकबंदी करने के लिए प्रदेश को किसमें? प्रदेश को कटक में विभाजित किया जाता है। किसमें? प्रदेश को कटक में विभाजित किया जाता है। कटक में विभाजित किया जाता। और बात करते हैं अब कटक। प्रदेश में चकबंदी करने के लिए प्रदेश को कटक में विभाजित किया जाता है। किसमें? कटक में विभाजित किया जाता है। कटक में बांटा जाता है। प्रदेश को छोटे छोटे कटकों में विभाजित कर दिया जाता है। और प्रत्येक कटक में एक समिति बनाई जाती है। क्या होता है? पहले तो क्या करते हैं? पहले प्रदेश को छोटे छोटे कटकों में विभाजित कर देते हैं और फिर उसके बाद में प्रत्येक कटक में एक समिति बनती है, जिस समिति में 5 से 11 सदस्य रहते हैं। कितने? प्रदेश कटक में एक समिति बनाई जाती है, समिति का गठन होता है। और इस समिति में
5 से 11 सदस्य होते हैं। कितने? 5 से 11 सदस्य होते हैं। 5 से 11 सदस्य होते हैं और इस समिति में 4 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता। क्या किया जाता है? 4 ऐसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वो सदस्य वहीं के होना चाहिए जहां पे क्या होता है, जहां पे चकबंदी का कार्य होता है। कैसे सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऐसे सदस्यों को जो वहीं के निवासी हों जहां पर चकबंदी का कार्य हो रहा है। 4 उसी क्षेत्र के सदस्य को मनोनीत किया जाता है। उसी क्षेत्र के सदस्य, जिसमें क्या मैक्सिमम 4 हैं, उसी क्षेत्र के सदस्य को मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, चकबंदी में 4, और इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो चकबंदी होती है, चकबंदी लेखपाल के बारे में। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त। चकबंदी आयुक्त चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। ठीक है। तो अब क्या आज का चकबंदी के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट या जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, पॉइंट थे, उनको हमने सभी को कवर कर लिया है। अब एक भी क्वेश्चन चकबंदी से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं राजस्व लेखपाल के बारे में। अभी हमने चकबंदी के बारे में बात की है। अब बात करते हैं राजस्व लेखपाल के बारे में। तो राजस्व लेखपाल का उल्लेख हमें उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में मिलता है। राजस्व लेखपाल लेखपाल का उल्लेख कहां पे मिलता है? लेखपाल का उल्लेख भू राजस्व अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में, भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में इसका लेखपाल का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब क्या होता है कि लेखपाल के जो सेवा नियमावली है, क्या लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली कब? ये 2006 में बनी थी। कब बनी थी? ये 2006 में बनी थी उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली। और इसी सेवा नियमावली में लेखपाल के पद को, इसी सेवा नियमावली में
लेखपाल के पद को राजस्व परिषद के अधीन, क्या बताया गया सेवा नियमावली में, लेखपाल के पद को राजस्व परिषद के अधीन, समूह गा का पद बताया है। किसका? समूह गा का पद बताया गया है। समूह गा का पद बताया गया है। और इसी सेवा नियमावली में क्या बताया है? इसी सेवा नियमावली में लेखपाल की भर्ती, चयन प्रक्रिया और उसके प्रशिक्षण के बारे में वर्णन किया गया या उल्लेख किया गया है। क्या? लेखपाल भर्ती, चयन प्रक्रिया, व उल्लेख व प्रशिक्षण चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण का उल्लेख है। ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे कि लेखपाल क्या होता है। लेखपाल अपने हल्का, प्रत्येक लेखपाल को उसका एक कार्यक्षेत्र दिया जाता है जिसको हल्का बोलते हैं। प्रत्येक लेखपाल अपने हल्का में कार्य करता है और उसका ट्रांसफर, लेखपाल का ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? लेखपाल का ट्रांसफर परगना अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं, इसको मिटा के। लेखपाल का ट्रांसफर परगना अधिकारी द्वारा किया जाता है। ट्रांसफर परगना अधिकारी लेखपाल का ट्रांसफर किसके द्वारा होता है? लेखपाल का ट्रांसफर परगना अधिकारी द्वारा होता है। और सबसे पहले पटवारी शब्द, जिसको क्या लेखपाल को पटवारी भी बोलते हैं, तो पटवारी शब्द का सबसे पहले, पटवारी शब्द किसने दिया था? पटवारी शब्द का प्रारंभ किसने किया था? पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी, पटवारी शब्द का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था। और फिर इसके बाद में पटवारी को लेखपाल का नाम किसके द्वारा दिया गया था? पटवारी के बाद पटवारी को लेखपाल का नाम चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में दिया गया था। पटवारी बदलकर लेखपाल नाम, पटवारी बदलकर लेखपाल किया गया। किसके कार्यकाल में? लेखपाल किया गया चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में। चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में।
चौधरी चरण सिंह के काल में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल रखा गया था। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो पहले मैंने बताया था चकबंदी लेखपाल होता है, चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, और यहाँ पे राजस्व लेखपाल डीएम के अधीन होता है। राजस्व लेखपाल किसके? ये राजस्व लेखपाल डीएम के अधीन होता है, डीएम के अधीन होता है, डीएम के अधीन होता है। और इस राजस्व लेखपाल को प्रत्येक महा तहसील द्वारा एक तिथि निर्धारित की जाती है। उस तिथि को लेखपाल को वहां पहुंचना होता है, उपस्थित होना होता है। तहसील द्वारा निर्धारित तिथि में, तहसील द्वारा निर्धारित तिथि को लेखपाल को तहसील उपस्थित होना होता है। तहसील उपस्थित होना होता है। तहसील उपस्थित होना होता है। ये क्या, इसको प्रत्येक माह में एक तिथि ऐसी तहसील द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें लेखपाल को तहसील पर पहुंचना होता है, प्रत्येक माह में ही, प्रत्येक माह। अब इसके बाद में क्या, लेखपाल को जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बाढ़, भूकंप और सूखा, इन सभी आपदाओं का ब्यौरा भी लेखपाल को रखना होता है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है। किसकी? प्राकृतिक आपदाओं बाढ़, सूखा और बाढ़, सूखा, भूकंप, बाढ़, सूखा, भूकंप, की रिपोर्ट तैयार करना, ये भी लेखपाल का कार्य होता है। रिपोर्ट तैयार करना। और लेखपाल को क्या, लेखपाल को पशुओं में संक्रामक बीमारियों संक्रामक बीमारी की रिपोर्ट तैयार करना। और इसी के साथ साथ में लेखपाल के जितने कार्य होते हैं उन कार्यों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? लेखपाल के कार्यों का वर्णन कहाँ पे किया गया है? लेखपाल के कार्यों का वर्णन लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में किया गया है। लेखपाल के कार्यों का वर्णन कहाँ पे? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में किया गया। कहाँ पे?
लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में लेखपाल के कार्यों का वर्णन लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में किया गया है। तो आज का हमारा लेखपाल का भी टॉपिक खत्म होता है। राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और जो राजस्व विभाग के जो 5 विभाग अध्यक्ष थे उन 5 विभाग अध्यक्ष के बारे में चर्चा की है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तो बने रहिए साथ में। धन्यवाद।